डॉक्टर सतीश, मैं एक चीज जरा समझूं, मोदी जी ने का एक अजीब सा व्यवहार था। सदन में आते हैं, सबसे पहले भाषण देते हैं और फिर भाग जाते हैं। मतलब मैं टर्म यूज कर रहा हूं कि फिर भाग जाते हैं। ये कौन सी बात हुई भाई? अगर आपने सत्र बुलाया, आपने विशेष सत्र बुलाया, अब आप बताइए कि यहां आप क्यों आए हैं और दूसरों की बात भी सुनिए। दूसरी बात जो मैंने अभी देखी कि नेहरू की तारीफ तो इस देश में, जैसे गांधी के बिना आपका काम नहीं चलेगा, उसी बिना अगर इस देश के स्वतंत्रता के बाद के लोकतंत्र की बात होगी, संविधान की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, तो नेहरू के बिना तो आपका काम नहीं चलेगा। और उनको आज बोलना पड़ा नेहरू के बारे में। एक अजीब सी चीज ये हुई कि जो कभी कभी मुझे लगता है ना कि अगर आप नाटक भी कर रहे हैं तो आपका ओरिजिनल चरित्र कहीं ना कहीं आ जाता है। जब आप इतना बात कह रहे थे कि आज इतना है 75 साल की यात्रा को कर रहे थे, तो बाहर पत्रकारों से ये कह के उन्होंने एक जो बाइट दी, और वो बाइट में उन्होंने कहा कि भाई आज तो प्रेम का और उसका है, रोना धोने का काम। रोना धोना कौन करता है मोदी जी? रोना धोना तो आप करते हैं। रोना धोना तो आप हर जगह जाके कहते हैं कि मुझे 51 गाली दी गई। रोना धोना तो आप करते हैं। ये रोने धोने की मतलब अपनी नीयत से नहीं बाजा है। दूसरा मुझे एक चीज और ये लगी, उन्होंने सब प्रधानमंत्रियों के नाम गिनाए। मनमोहन सिंह से उनको ऐसी क्या दिक्कत है? वन ऑफ द, मतलब मैं इसलिए कहूंगा कि भारत के हर एक का अपना अपना रोल था। मनमोहन सिंह के लिए कैश फॉर वोट कह देना, और अपनी जो उन्होंने 3 उपलब्धियां बताई, वो वो उन्होंने 3 उपलब्धियों में बताया कि 370 हटा दिया। तो 370 पे आप एक बार सदन में बहस क्यों नहीं करवाते हैं? क्यों नहीं करवाते हैं कि जम्मू कश्मीर का क्या क्या उससे भला हुआ, कितना विकास हुआ, कितनी जमहूरियत वहां वापस आई, कितने लोग खुश हैं, कितनी खुशहाल हो गई है जम्मू कश्मीर, कितनी शांति है। उस पे आप क्यों नहीं जम्मू कश्मीर पे एक सेशन अलग से करते हैं? फिर आपने जीएसटी की बात की। जीएसटी की बात पे क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ और कैसे एसएमईज हुई हैं, उस पर भी एक सेशन अलग से होना चाहिए। और फिर उन्होंने एक जो अंतिम बात की, ओआरओपी को उन्होंने कहा। ओआरओपी में आज ये समय नहीं है, लेकिन किसी और दिन आतमजीत सिंह साहब आपसे और आप सब लोग वरिष्ठ लोगों से, डॉक्टर राकेश पाठक इसके विशेषज्ञ हैं, इन्होंने ओआरओपी में केवल विभाजन किया है। सेना में मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 97% सैनिक और 3% अफसर होते हैं। इन्होंने अफसरों का ओआरओपी तो कर दिया से, उनका 2 बार, 2006 फिर 2019 से लागू किया है नए, उसको पेमेंट भी हो गया। लेकिन सैनिकों की हालत अभी भी खराब है, जो 97% है। आपको सुन के अजीब सा लगेगा कि एक ऑपरेशन में एक सैनिक और एक अफसर मरता है तो उसको जो विकलांग पेंशन मिलती है, जो 100% विकलांगता, सैनिक जो अफसर की करीब 2.5 लाख है, सैनिक की वो 30, 35, 40 हजार रह जाती है। ये विसंगतियां कहीं दूर नहीं हुई हैं, ये एड्रेस नहीं हुई हैं। मुझे लगता है कि इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। डॉक्टर सतीश, मैं आप सीधे सीधे आपसे एक चीज, वो मोदी जी तो जी उतना नहीं बोले, लेकिन ओम बिरला और धनखड़ जी ने, इन दोनों लोगों ने सरकार की तरफ से G20 की भूरी भूरी प्रशंसा की। मतलब 8-10 मिनट लग रहा था कि सरकार का कोई नुमाइंदा केवल सरकार की G20 की उपलब्धि की बात कर रहा है। और उसके बाद जो खड़गे जी का भाषण था, और जिस तरह से खड़गे जी आज आक्रामक थे, मैं थोड़ी टिप्पणी उस पर, और ये विशेष सत्र से अंत में देश को क्या फायदा होगा, लोकतंत्र को क्या फायदा होगा, विकास को क्या होगा, उस पे एक आपकी टिप्पणी सतीश भाई साहब। जी आनंद वर्धन जी, देखिए मैं अपनी बात आपके आखिरी सवाल से शुरू करता हूं। देश को, समाज को, जनता को विशेष सत्र से क्या फायदा होगा? देखिए, कुल मिलाकर विशेष सत्र से ना तो देश को, ना जनता को, ना समाज को कोई फायदा होने जा रहा है, ये बात स्पष्ट है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाया और जैसा कि उन्होंने कहा, डॉक्टर पाठक ने भी कहा कि उन्होंने ये कहा कि आप रोते क्यों हो, एजेंडा तो जो मूल्य चले आ रहे हैं उनकी इज्जत नहीं करते हैं। देखिए, संसद का विशेष सत्र बुलाने का औचित्य आज तक की घटनाओं से मुझे सिर्फ ये लगता है कि उन्होंने एक बार फिर से चुनावी हथकंडे की तरह संसद के विशेष सत्र को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया है। उनका जो मीडिया के साथ बाहर उन्होंने कहा और उन्होंने जो संसद में कहा,
दोनों ही ये स्पष्ट करते हैं कि वे इस वक्त एक चुनावी भाषण दे रहे हैं। वो कोई मौका नहीं जाने देते, कोई मौका नहीं जाने देते। अंदाज लगाइए कि एक मेट्रो का स्टेशन एक्सटेंड होता है, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं करते हैं। किसी को भी कोई एडवर्टाइजमेंट ना हो सके, उसका प्रोपेगेंडा ना हो सके, इस बात का ध्यान हमारे प्रधानमंत्री जी खूब रखते हैं। अब देखिए, विशेष सत्र जब भी बुलाया जाता है, आप किसी भी विशेष सत्र को लीजिए, साफ ये होता है, स्पष्ट किया जाता है कि विशेष सत्र इस प्रायोजन से बुलाया जा रहा है। अब उन्होंने खुद कहा कि जीएसटी पर स्पेशल सेशन बुलाया गया, तो आपने कहा ना कि जीएसटी पे हम बुला रहे हैं, आपने स्पष्ट किया ना। अब की बार आप कह रहे हैं कि मेरे अलावा एजेंडा किसी को नहीं पता। अरे आप तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। जितना अभी तक जो परंपराएं पड़ी हैं, जो लिखित तौर पर रूल्स हैं, उनका आप उल्लंघन कर रहे हैं, साफ साफ उल्लंघन कर रहे हैं। अब आपने कहा कि दोनों लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी और राज्यसभा के अध्यक्ष हमारे जगदीप धनखड़ जी, दोनों ने G20 की भूरी भूरी। डॉक्टर साहब एक चीज, दो तीन चीजें बताइए। एक तो हमारे दर्शक कह रहे हैं बंगाल में दाढ़ी नहीं चली, हिमाचल में गाली नहीं चली, कर्नाटक में बजरंग बली नहीं चले, तो अब इसमें कौन सा क्या चीज लेके आएंगे जो यहाँ चलेगा। लेकिन दो चीजें मुझे ये लग रही हैं। एक तो मोदी जी ने सरप्राइजिंगली आज सनातन वो भी नहीं बोलना शुरू, क्योंकि सनातन का जो मामला हुआ था उसको मोदी जी को लगा था कि उनको ब्रह्मास्त्र बैठे बैठे मिल गया है, लेकिन इंडिया के जो भी ऑपोजिशन के लोग हैं वो लोग उसको बिल्कुल साइलेंट हो गए, उन्होंने उस पर जवाब देना ही बंद कर दिया। और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है वो मुद्दा नहीं बन पाया। मोदी जी बहुत चाहते थे कि इधर से कोई जवाब दे तो फिर वो बताएं कि वही, वो शायद उन्होंने उसको डाउन प्ले करके उस इशू को ही खत्म कर दिया है। आपको अभी भी लगता है कि मोदी जी की तरफ से तो कोशिश होगी क्या सनातन अनातन टाइप इशू बन पाएंगे? एक दूसरा, मुझे अभी तक मैंने सारी चीजें मैं नहीं सुन पाया हूं। जम्मू कश्मीर में जो हमारे एक कर्नल साहब, एक मेजर साहब और एक डीवाईएसपी साहब मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, हालांकि मैं भाई माफी चाहता हूं क्योंकि मेरे किसी दर्शक को ये बुरा लगा था कि मैंने किसी दिन बातचीत में कह दिया था वो वहां दुश्मनों की गोली से ढेर हो गए, तो उन्होंने कहा था आप ढेर मत कहिएगा। तो ठीक बात है, मतलब देश के किसी भी शहीद के लिए बात कहना नहीं था, वो फ्लो ऑफ दी उस पर निकल गया था। ये सब मुद्दों पे मोदी जी कोई सफाई नहीं देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल चुप रह के आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे कर्नल साहब और डीवाईएसपी साहब और मेजर साहब की शहादत हो। डॉक्टर सतीश, देखिए, आपने जो बात कही, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी की शैली को आज तक नहीं समझ पाए हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। देखिए, जहां जहां सरकार गलती पर है या उनकी अपनी गलती है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी बोलते नहीं हैं। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। वो अपनी गलतियों को चुप रहकर ही जनमानस से भुलाना चाहते हैं। ये उनकी क्या कहना चाहिए, टेक्निक है, पॉलिटिकल टेक्निक है। देखिए, वो ईमानदार नेता तो है नहीं। आपकी मुसीबत यह है कि आपको ईमानदार नेताओं की आदत पड़ी हुई है। आपको आज एक ऐसा नेता मिला है जो लीक से हटकर काम करता है। उसने ना उसको परंपराओं की चिंता है, न उसको लिखित कानून की चिंता है, न ही उसको सम्मान की चिंता है, न इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना चाहता है, संविधान को वो समाप्त करना चाहता है। और देखिए, बेमानी आपको साफ स्पष्ट हो जाती है। आपने अभी कहा कि आज उन्होंने सनातन की चर्चा नहीं की। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी और उसका जो मेंटोर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपको कभी याद पड़ता है वो सनातन की बात करते रहे हो? वो तो हिंदुत्व की बात करते थे।
हिंदुत्व एक अपने आप में पंथ है अलग, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। उन्होंने सडनली स्टालिन के बेटे ने सनातन शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने हिंदुत्व को रिजेक्ट कर दिया और सनातन पर उतर आए। तो देखिए ईमानदार तो वो है नहीं, और आप ईमानदारी की उनसे अपेक्षा करते हैं। तो अब बात आती है, जैसे आपने कहा कि भाई कश्मीर में हमारे अफसर लोग मारे गए, शहीद हुए, उस पर प्रधानमंत्री जी को शोक व्यक्त करना चाहिए था। आज विशेष सत्र में उसकी चर्चा उनको करनी चाहिए थी, पर चूंकि उनको पता है कि वो बैकफायर करेगा, इसलिए वो उस पर मौन साध गए। और आप देखें 2013-14 से जब से मॉब लिंचिंग शुरू हुई है, कभी उन्होंने उसको कंडेम किया, कभी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें मुसलमान भाई भी मारे गए और दलित भाई भी मारे गए, पर उनके मुंह से एक बार भी उसकी निंदा करते हुए एक शब्द नहीं निकला। तो देखिए वो चुनावी जीव है, वो चुनाव के लिए जीते हैं, चुनाव के लिए मरते हैं। वो हर फोरम का, हर परिस्थिति का फायदा उठाना जानते हैं, कोशिश करते हैं। अब अभी आपने कहा कि अब वो क्या करेंगे, हमारे साथी कह रहे थे अभी कि अब जनता समझ गई है, जनता जान गई है। देखिए उन जैसा कि चर्चा है, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि एक पाकिस्तान एक मुद्दा बचा है जिस पर वो जनमानस को के दिमाग को फिर से पलट सकते हैं। तो लोग कहते हैं रूल आउट मत कीजिए, समय आते आते दो दो हाथ पाकिस्तान के साथ भी किए जा सकते हैं। इसको आपको नकारना नहीं, इसको आपको रूल आउट नहीं करना चाहिए। वो कुछ भी बात पैदा कर सकते हैं जिससे कि जनता जो सही मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, प्राइस कीमतें बढ़ रही हैं, वो है, जनता में असंतोष है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बुरी है, इन सब मुद्दों पर शिक्षा कहीं दिखाई नहीं देती। सिवाय नारों को छोड़कर अस्पताल भरे हुए हैं, बीमारियां चल रही हैं, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो चुनाव जीतना उनका प्रथम कर्तव्य है, बाकी सब उसके बाद आता है। जी।